नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। 15वां क्वेश्चन अपना 15वां जो प्रश्न है वो है परिस्थितियां जिनमें मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रभावी रहता है। यानी ऐसी परिस्थितियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जिन परिस्थितियों में जो मौखिक साक्ष्य जो होता है वो दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रभावी रहता है। चलिए इसके पॉइंट्स हम देखेंगे, परिचय देखेंगे, धारा 92 का अध्ययन करेंगे और इसके अपवाद देखेंगे। मेनली इसमें 3 पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि सर्वोत्तम साक्ष्य का सिद्धांत सबसे आगे रहता है। यानी दस्तावेजों के संदर्भ में प्राथमिक साक्ष्य जब प्रस्तुत किए जाते हैं, हमेशा किसी भी मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य को माना जाता है, जो प्राथमिक दस्तावेज भी कहलाते हैं। उनके अलावा अगर हो सकता है, अगर उस मामले के संदर्भ में या उस समय में या न्यायालय ऐसी अनुमति दे तो द्वितीयक साक्ष्य को भी देखा जा सकता है। तो हमेशा किसी भी मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य के सिद्धांत ही प्रचलित रहता है। जब मूल दस्तावेज या साक्ष्य के संदर्भ में उपलब्ध ना हो तब किसी अन्य दस्तावेजों की तरफ देखा जा सकता है, जब भी द्वितीय दस्तावेजों को देखा जा सकता है। जबकि सबसे अंत में जिसको नॉर्मली न्यायालय नहीं मानता वो मौखिक साक्ष्य होता है। लेकिन इस प्रश्न में कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर मौखिक साक्ष्य जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य से ऊपर देखा जाता है। तो चलिए देखो, पहले तो धारा 92 का जो धारा 92 है वो क्या कहती है इसको देख लेते हैं। धारा 92 नॉर्मली ये कहती है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर इसको समझा दूंगा, कि जबकि किसी संविदा अनुदान या संपत्ति के अन्य वयन के निबंधनों को या किसी बात को जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अंतिम धारा के अनुसार साबित किया जा चुका हो। यानी नॉर्मली ये कहा जा रहा है कि कोई भी संविदा अनुबंध उसको किसी भी विधि के द्वारा अपेक्षित रूप से लेखबद्ध किया जा चुका हो, नियमित विधि के अनुसार नियमित नियमों के अनुरूप अगर उसे लेखबद्ध किया जा चुका हो, तब किसी ऐसी लिखित पक्षकार द्वारा या हित प्रतिनिधि के बीच मौखिक करार, तब किसी पक्षकार या प्रतिनिधि के द्वारा मौखिक करार या कथन कोई भी साक्ष्य उसमें निबंधनों का खंडन करने वाला। अब जो भी यहाँ पर नियम या निबंधन बनाए गए उसको जो टर्म्स थे उन टर्मों का खंडन करने वाला कोई भी मौखिक साक्ष्य पक्षकारों या उसके वैध प्रतिनिधि के द्वारा कोई भी मौखिक साक्ष्य जो इन निबंधनों का क्या करता हो, खंडन करता हो या उनमें फेरबदल करता हो या उनमें जोड़ने या उनमें घटाने का प्रयोजन करता हो, उसे ग्रहण नहीं किया जाएगा। धारा 92 ये कहती है, धारा 92, ठीक है। यानी अतः धारा 92 के उपबंध के रूप में लेखबद्ध किसी संविदा अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधन और टर्म्स का खंडन, फेरबदल, जोड़ने, घटाने के प्रयोजन के लिए किसी मौखिक करार या कथन को साक्ष्य का अपवर्जन करते हैं। तो जो साक्ष्य के रूप में मौखिक उसका अपवर्जन करते हैं, अगर वह किसी भी संविदा या लिखित किसी भी दस्तावेज के संदर्भ में जो उसके निबंधन निर्धारित कर दिए गए उनको फेरबदल करे, खंडन करे या जोड़ने घटाने के प्रयोजन से किया जाए, तब वहां पर मौखिक साक्ष्य को नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए रजिस्ट्रीकृत विभाजन, अगर किसी के द्वारा न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत विधियों द्वारा विधिमान्य रूप से विभाजन किया गया है, तब मौखिक साक्ष्य से उसको अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। अब कुछ केस हैं, विश्वनाथ वर्सेस अब्दुल मजीद का केस है। इसमें यह कहा गया था कि पक्षकार और जो भी उसके वैध किसी भी दस्तावेज के संदर्भ में पक्षकार हुए हैं उसके या उसके वैध प्रतिनिधि हैं,
तो उनके द्वारा ही मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, बाकी अन्य मौखिक साक्ष्य देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये विश्वनाथ वर्सेज अब्दुल मजीद के केस में कहा गया था। साथ ही केस वीरना स्वामी वर्सेज नारायण के मामले में ये कहा गया था कि कोई भी मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, लेकिन जो भी लिखित दस्तावेज हैं या जो भी निबंधन हुए हैं, संविदा हुई है, ठीक है, उनके निबंधन जो है, टर्म्स हैं, उन पर कोई भी अगर प्रभाव ना डाले या पहुंचाए तब मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। नंबर 3, लेकिन इसके अपवाद क्या है, यानी मौखिक साक्ष्य कब दिया जा सकता है, जब दस्तावेज साक्ष्य से ऊपर उसको देखा जाता है। तो इसकी सबसे पहला अपवाद ये है कि दस्तावेजों को विधि मान्य बनाने वाले तथ्य। अगर मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो दस्तावेजों को विधि मान्य बनाने वाले हों, यानी मौखिक साक्ष्य को ऐसे तथ्य दिए जा रहे हों कि जिसके अंतर्गत कहा जाए कि जो भी आपके अंतर्गत जो विधिमान दस्तावेज दोनों पक्षकारों के द्वारा बनाया गया है, उस दस्तावेज को बनाने के संदर्भ में जो आशय है किसी एक पक्षकार का या दोनों का उसमें भूल हो गई हो, या एक विधिमान तरीका उपयोग में भूल हो गई हो, या विधिमान तरीका उपयोग में ना लिया हो, या कपट पूर्वक कार्य करने का आशय रहा हो किसी भी पक्षकार का, तब इस ऐसे स्थिति के संदर्भ में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। तो वहाँ पर दस्तावेज से बेहतर मौखिक साक्ष्य को देखा जाता है। दूसरा पॉइंट है ऐसे विषय जिनमें दस्तावेज मौन रहते हों, यानी ऐसे विषय जब दस्तावेज मौन रहे तब मौखिक साक्ष्य को प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं कि का व्यक्ति ने खा को अपना सफ़ेद घोड़ा बेचा। क्या बेचा? सफ़ेद घोड़ा बेचा। लेकिन का के पास अब सफ़ेद घोड़ा बेच दिया और खा कह रहा है कौन सा सफ़ेद, क्योंकि का के पास 2 सफ़ेद घोड़े थे। तब यहाँ पर मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि वो किस सफ़ेद घोड़े की बात कर रहा था। ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट है पूर्वभाव्य शर्तें, यानी पूर्वभाव्य शर्तों के संदर्भ में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। यानी मान के चलो का ने खा को कुछ राशि उधार दी। अब का ने खा को राशि तो उधार दी, लेकिन खा ने ये कह दिया था कि 5 वर्षों तक आप मुझे ये राशि बिल्कुल मांगना मत, बाकी आप जो भी करना है डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लो। लेकिन ये मांगने वाली बात डॉक्यूमेंट में नहीं कही गई। तो यहाँ पर खा मौखिक साक्ष्य दे सकता है, और यहाँ पे मौखिक साक्ष्य न्यायालय में बाकायदा मान्य किया गया। खा ने मौखिक साक्ष्य दिया कि का के द्वारा ये बात सहमति प्रदान की गई थी कि वह 5 वर्षों तक इस संदर्भ में कोई भी पैसा नहीं मांगेगा। तो पूर्वभाव्य शर्तें हैं। अगला पॉइंट है विखंडन या उपांतरण, यानी कोई भी मौखिक साक्ष्य जो है उस स्थिति तक दिया जा सकता है, यानी कोई भी रजिस्ट्रीकृत करार हो गया या कुछ भी हो गया जो विधि द्वारा मान्य हो गया, उसको अमान्य घोषित नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले अगर उस मौखिक साक्ष्य में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उसके संदर्भ से हैं या उसको प्रभावित करने वाले हैं, तो वो पहले ही दिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी उसका विखंडन करने के लिए या उसका उपांतरण करने के लिए। 5th है रूढ़ि या प्रथा, यानी किसी भी ये 5वां अपवाद है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी समुदाय हो गई या कोई भी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कोई करार किया गया व्यक्तियों के द्वारा, अगर उसमें कोई ऐसी बात है जो प्रथाओं के अंतर्गत है और जो प्रथा उस चीज़ को अलाउ नहीं करती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज जो कि प्रथाओं के अनुसार वैध नहीं है या सही नहीं बैठता, तब मौखिक साक्ष्य को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा सकती है। अगला पॉइंट है भाषा का तथ्यों से संबंधित होना, यानी ये भी एक अपवाद है जब भाषा तथ्यों से संबंधित होने के संदर्भ में स्पष्ट ना हो। ठीक है, यानी अगर व्यक्ति ने भाषा इस प्रकार की हो कि व्यक्ति कंफ्यूज है कि उसने बंधक किया है या पट्टा किया है, तो भाषा क्लियर ना हो पाए, तब वहाँ पर मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि उक्त दस्तावेज किसके संदर्भ में है। तो यहाँ पर दस्तावेज से महत्वपूर्ण मौखिक साक्ष्य को माना गया है। तो ये थे आपकी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।